हेलो क्लास 12th। आज हम अपना केमिस्ट्री के दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड द एंशियोमर्स। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको रोटेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अगर वो राइट साइड उसने करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और लेफ्ट साइड करते हैं तो वो ल्यूरो रोटेटरी होते हैं। ओके, सो आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड वी आल्सो नो अबाउट दैट हु इज़ द कौन है वो है लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर जी ने एक थ्योरी दी, जिनके बेसिस पे वो बताना चाह रहे थे कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, वेट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, लेकिन डिफरेंस जस्ट कहाँ आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ में है। सिर्फ उनके रोटेशन ऑफ लाइट में ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी सब चीज़ें क्या है वहाँ पर सेम है। तो उन्होंने एक ऐसा बताया कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो कंपाउंड है, जो ये चीज़ें शो करते हैं, वो एक्चुअली क्या है? एक दूसरे की जस्ट मिरर इमेज है। ओके ओके, तो उन्होंने ये चीज़ बताई बेटा कि जो भी क्रिस्टल कंपाउंड के, यानी कि ऐसा जो कंपाउंड है जिनके एक ही कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल केमिकल सब कुछ सेम है, बट जब उनके दो एक कंपाउंड का हम दो अलग अलग सॉल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन जो अगर वो क्या करते हैं, लाइट के लिए अपोजिट मूवमेंट शो कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट का शो करते हैं, तो वो क्यों होता है? बिकॉज वो दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, जैसे कि आप है बेटा, अगर हम लोग क्या करें, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है? जस्ट जो आपका फेस है वही मिरर में दिखाई देगा, राइट? आपकी दो आँखें, एक नाक, दो कान, यही सारी चीज़ें आपको मिरर में दिखाई देती हैं, राइट? लेकिन जब आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा कि हमारा राइट हैंड ऊपर हो रहा है ना? और अगर आप अपना रियल में राइट हैंड करेंगे तो आपको मिरर में लेफ़्ट दिखाई देता है। ठीक है, सो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर दो मिरर इमेज एक दूसरे के सामने हैं, सो वो एक कंपाउंड अगर उसको लेफ़्ट की तरफ कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? उसको राइट की तरफ कर रहा होता है, बिकॉज़ वो बिल्कुल एक मिरर की तरह क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। उन्होंने ये रीज़न भी बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि वो लेफ़्ट एंड राइट शो कर रहे हैं या फिर अपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं, मिरर इमेज है, तो इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। बिकॉज़ अरेंजमेंट डिफ़र करता है, अरेंजमेंट मैटर करता है किसी चीज़ में, कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो एक हमारे पास मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, वो क्या है हमारा? वो है हमारा ए। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, किसी का नाम नहीं, कि एक कंपाउंड है हमारा ए, और इसी का जस्ट क्या है? मिरर इमेज है जो दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है? उसका मिरर इमेज आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा, बट आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये जो दिस पोर्शन है वो यहाँ पर आगे इस साइड हो गया, और जो ये वाला है वो इस साइड है। ठीक है, सो इसी वजह से सिर्फ लाइट के अगेंस्ट वो क्या करते हैं? इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं वहीं अगर आपको बी बना के दूँ बेटा, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बी है और बी नाम का एक कंपाउंड और एक दूसरा है, तो वो किस किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा, है ना? सो बिकॉज देयर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अरेंजमेंट इसमें इस साइड बने हुए हैं, और वो जो एटम्स है वो इसमें इस डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ जस्ट देयर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से उनमें वो डिफरेंट तरफ लाइट को रोटेट करते हैं। ओके, तो बेटा नेक्स्ट उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो कि हैं वॉन हॉफ, एंड नेक्स्ट सी बी बेल। इन्होंने बेटा जो भी चीज़ें बताई हैं वो बताई इन 1874। ओके, इन्होंने सेपरेटली बताया, अलग अलग बताया था, बट बताई उन्होंने मेन एक ही बात थी, वो ये था कि बेटा जो भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर ये जो अरेंजमेंट शो हो रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट, वो क्यों होता है? वो डिपेंड क्यों होता है? वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि क्यों ऐसा अरेंजमेंट हुआ है? सो वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल, एक 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड अ सेंट्रल एटम। एक सेंट्रल एटम, उसके चारों तरफ क्या है? अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, एंड ये जो अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम के चारों तरफ, उसी की वजह से आपको ये डिफ्रेंशिएशन दिखाई देगा, एक 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि अभी मैं आपको वो मॉडल यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट बेटा ये बताया गया कि वन हॉफ ने बताया कि जो
डीके हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, वो डिपेंड कौन द किस पे कर रहा है, ऑन द सेंट्रल कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ, और जो हमारा सेंट्रल कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक जिस बीच में कार्बन है उसके चारों तरफ ए बी सी एंड डी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इसके चारों तरफ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, ए ही हर तरफ लगाओ, तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स ना हो, एसिमेट्रिकल हो, यानी कि हर तरफ उसके क्या हो, एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए बेटा, ठीक है, तो ये मिरर इमेज इनकी कुछ इस तरीके से बनेगी। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि बी इस तरफ कंपाउंड है तो बी यहाँ पर है, एक ऊपर के साइड, ए ऊपर के साइड, और जो ये जो बेटा अरेंजमेंट है, बिकॉज ये इस साइड है तो ये इस साइड आ गया, और जो दो पीछे के साइड था वो इस साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या एक मिरर इमेज दिखाई देती है। सो अब अगर आप क्या करो बेटा कि इस मिरर इमेज को उठाएं और इस इमेज के ऊपर अगर आप उसे प्लेस करने की कोशिश करें, सो क्या ये एक एक दूसरे पे इम्पोज करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, मतलब इम्पोज करने का मतलब उसको प्रॉपर तरीके से वो कवर कर लेंगी। आप उन्हें सोच कर देखो। मैं इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ दिखा रही हूँ आपको। ये दो स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने बेटा, दोनों ही क्या है, कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ कोशिश की मैंने। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा टॉप है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, ये ब्लैक कलर के पेंसिल से मैंने बनाया है। ये ब्लैक एंड आई थिंक सिल्वर या जो ग्रे कलर जो होता है उसकी पेंसिल है। ये ब्लू कलर की पेंसिल, एंड जो लास्ट में है वो ये जो है हमारी वो ब्लू कलर की पेंसिल, और ये क्या है, येलो कलर की पेंसिल है। ठीक है, और सेम ये मैंने यहाँ पर बनाया। बट अगर आपको इन दोनों चीज़ों में अगर एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि ये है तो बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, पर एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, जिस तरह का डायमेंशन आपको यहाँ शो हो रहा है वैसे ही डायमेंशन आपको इधर भी शो हो रहा है, बट ये एक दूसरे की मिरर इमेज मैंने यहाँ पर बनाई कि जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट है उसी डायरेक्शन में इस वाले का पॉइंट यहाँ पर शो होता है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बोला, अब इन्हें हम सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। सो जो ये मिरर इमेज है, इस मिरर इमेज को हम हमारे इस वाले कार्बन के ऊपर इम्पोज करने की, मतलब इस तरीके से करें कि वो पूरा उसको कवर कर ले। सो कुछ इस तरीके से हम इसे सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक जस्ट रख दिया। अब बेटा अगर आप ये देख रहे हो कि ये जो ब्लैक पेंसिल है उसने हमारी पीछे वाली ब्लैक पेंसिल को कवर कर लिया, फाइन। ये अगर थोड़ा सा टिल्ट है, अदरवाइज मैं ऐसे कुछ कर दूँ तो ये वाली पेंसिल हमारी पीछे वाली पेंसिल को कवर कर देगी। ठीक है, बिकॉज दोनों सेम है तो वो इम्पोज कर देंगे। बट जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दो अलग अलग है। ये एक अलग कंपाउंड है, अलग स्ट्रक्चर, दूसरा भी है वो अलग स्ट्रक्चर, एंड ये भी क्या है, एक अलग स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट वाला भी अलग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपको पता चला है बेटा कि जो एक कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, पर जो उनकी मिरर इमेज है, अगर उस मिरर इमेज को हम उसके ऊपर वापस अप्लाई करने की कोशिश करें या इम्पोज करने की, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, सो जो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती हैं। जैसे कि वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था बेटा कि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो चारों तरफ क्या थे, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों, और उसी फंक्शनल ग्रुप का एक मिरर इमेज हो, और उसको हम इम्पोज करने की कोशिश करें तो वो प्रॉपर तरीके से इम्पोज नहीं हो पाएंगी। सो the mirror image of the molecule is not superimposed on the molecule, मतलब जो कि हमारी मिरर इमेज है वो मिरर इमेज हमारे मेन मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज है उसको वो सुपर इम्पोज अगर नहीं कर पाती, सो ऐसे कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, और इस तरह का जो मॉलिक्यूल है, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल यहाँ पर बना हुआ है, इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो हमें चीज़ें देखने को मिली इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। आपको बात समझ में आई? मॉलिक्यूलर असिमेट्री का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर असिमेट्री का मतलब ये है कि जो मेन कार्बन है उससे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों और जो उसकी मिरर इमेज है वो उसको सुपर इम्पोज नहीं करती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमें क्या देखने को मिलती है? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। और जो बेटा ये जो एसिमेट्री है यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर द शोइंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिकॉज एसिमेट्रिकल है। आपको यहाँ मिरर इमेज दिखाई दे रही है, एसिमेट्रिकल है, इसी की वजह से ये जो है वो लाइट को मे बी जस्ट इमेजिन करने की, अगर ये राइट में करेगा तो ये लेफ्ट में करता है। ठीक है, बिकॉज मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट है तो ये इसका राइट होगा, राइट। इसी वजह से क्या होता है, मिरर इमेज होने की वजह से वो लाइट के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ें शो करते हैं। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने मॉलिकुलर एसिमेट्री की बात कर ली कि जो मेन कार्बन है वो उस पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो और उनकी मिरर इमेज उसको कवर ना करे, ठीक है, सुपर इम्पोज ना करे। बट ऐसे भी तो बेटा बहुत सारे ऐसे मिरर इमेज हैं जो सुपर इम्पोज कर सकते हैं एक को प्रॉपर तरीके से। जैसे कि अगर हम एक बॉल का एग्जाम्पल लें, ठीक है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाए जैसे एक सर्कल था और सर्कल की मिरर इमेज भी कैसे आएगी, सर्कल आएगी, थोड़ा सा बड़ा बन गया बट अगर मिरर इमेज देखें तो बिल्कुल सेम आएगी। ये एक क्यूब है, उस स्क्वायर है, क्यूब जो भी आप समझ लीजिए, स्क्वायर है बेटा। सो अगर उसकी जो मिरर इमेज है वो भी जस्ट ऐसे क्या आएगी, अगर हम इस चीज़ को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करें तो वो प्रॉपर उसको सुपर इम्पोज कर लेगी, प्रॉपर ढक लेगी, राइट। और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। सो जो ऑब्जेक्ट जो कि वो ऑब्जेक्ट बेटा जो कि अपने ही मिरर इमेज को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर लेते हैं उन्हें हम अकायरल कहते हैं। ओके, सो ऐसे स्ट्रक्चर बेटा जो कि अपनी मिरर इमेज को पूरी, जो उनका मिरर इमेज है वो उनको मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से कवर कर ले, ओवर उनको क्या करे बेटा, इम्पोज सुपर इम्पोज कर लेती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अकायरल बोलते हैं। एंड जो ये अकायरल कंपाउंड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं या आपको ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि क्या करते हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा जो कि अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, नॉन सुपर इम्पोज लिखा हुआ है, मतलब सुपर अपनी मिरर इमेज जो है उनकी अपने स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज ना करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने यानी आप एक हैंड का एग्जांपल दिया है, जैसे कि इस तरह हैंड रखा हुआ है, अगर इस हैंड को ही हम इसके ऊपर ऐसे रखने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, जो थंब है बेटा वो इस साइड आएगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे अपनी रियल इमेज को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोला जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था, इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर रहे बिकॉज ये जो है स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो कि जिनकी मिरर इमेज उनके स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज ना करे तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कायरलिटीज़ कहलाती है। हम नेक्स्ट बेटा जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जैसे ये आपको यहाँ पर एक कायरल कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एसिमेट्रिकल कार्बन दिखाई दे रहा है। कार्बन कार्बन भी हम उन्हें बोलते हैं, इसी कार्बन को, सेंट्रल कार्बन को, जिसके चारों तरफ क्या हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो उन्हें हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं एंड एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। बिकॉज चाहे आपके कायरल कार्बन्स हो या कायरल ऑब्जेक्ट हो, वो भी जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, और एसिमेट्रिकल कार्बन्स भी होते हैं, वो भी एक दूसरे की, उनकी जो मिरर इमेज होती है वो उनको सुपर इम्पोज नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर बात करें बेटा कि अगर आप एक ऐसा ग्रुप है जिसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर लगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं एंड मिरर इमेजेस उनको सुपर इम्पोज नहीं करती, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पर ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें और एक ट्राई करें कि ये जो हमारा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ है, इसको 180 डिग्री पर क्या कर दें, रोटेट कर दें। मतलब अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो उसको प्रॉपर एक 180 डिग्री पे हम इस तरीके से रोटेट करें तो तब क्या होगा, तो फ्रॉम रोटेशन की अगर हम इसको 180 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, रोटेट अगर हम कर दें तो क्या देखने को मिलेगा। ओके, सो बेटा जब हम उसे अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, सो रोटेट करने पे क्या होगा बेटा कि जैसे आपको पता है कि ये हमारा कार्बन है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन में है, ठीक है, जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है मतलब वो प्लेन के उस तरफ है, यानी प्लेन के अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और ये जो है वो प्लेन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। तो जब उसकी मिरर इमेज है वो उसकी जस्ट वैसे ही दिखाई दे रही है कि वो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। लेकिन जब हम उसको 180 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं तो जो हमें अंदर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है CH3 क्या था, वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा था, पर अब CH3 क्या हो गया, वो हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। एंड C2H5 जो बाहर की तरफ दिख रहा था वो हमें अब अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद भी अगर आपका जो मिरर इमेज है वो आपके मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज ना कर पाए तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका, अगर हम इसे नाम दे दें C, तो हम ये कहेंगे कि जो A है एंड C है, दीज आर द एंशियोमर्स, ये क्या है, एक दूसरे के एंशियोमर्स हैं। बिकॉज एक दूसरे उसको रोटेट करने के बाद भी
जस्ट यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जो फन ग्रुप पहले बाहर था, जो आपका 3D जो स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर में जो बाहर की तरफ ग्रुप लगा हुआ था वो अब अंदर की तरफ चला गया, और जो ग्रुप अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ चला आया। अगेन मैं आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज जैसे मैंने बनाई, और मैंने अगर बोला कि हम हमारी जो मिरर इमेज है उसको 180 डिग्री पे क्या करें, रोटेट कर दें। सो अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दूँ, ठीक है, 180 डिग्री मैंने उसको घुमा दिया। सो जब पहले इस तरफ रखा था 180 घुमा के इस साइड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करें, इनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। और अगर इसे सुपर इम्पोज करते हैं, सो अभी भी आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कि जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से जो भी कंपाउंड यहाँ पर अटैच है वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पर इम्पोज नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज जो पहले कार्बन हमें अंदर की तरफ दिखाई दे रहा था, ठीक है, जो कार्बन हमें पहले अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा था बेटा, अब वो क्या हो गया, हाँ, तो पहले जो ये कार्बन हमें अंदर की साइड इस साइड तरफ दिखाई दे रहा था, इस तरह डायरेक्शन में, जैसे कि पहले हमारी ये पोजीशन थी, अब वो क्या हो गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चला गया है। तो जो पहले हमें बाहर के साइड दिख रहा था वो अब अंदर के साइड दिखा हुआ लग रहा है। तो अभी भी क्या हो रही है कि अगर हम 180 डिग्री भी इसको इम्पोज कर दें, तो रोटेट कर दें, तब भी क्या होता है, हमें यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को इम्पोज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ए स्ट्रक्चर है वो बी स्ट्रक्चर का क्या है, एनेंशियोमर्स है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊँ, ओके बेटा, तो आपको यहाँ से समझ में आया कि हम 180 डिग्री भी रोटेट करने के बावजूद उनको प्रॉपर तरीके से सुपर कंपोज नहीं कर सकते। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आफ्टर रोटेटिंग ऑफ 180 डिग्री, अगर ये जो हमारा मिरर जो मेन मॉलिक्यूल है और जो उसकी मिरर इमेज जिसको हमने रोटेट किया, अगर वो फिर भी वो इम्पोज ऊपर इम्पोज नहीं करती है, तो इस तरह की जो थिंग्स होती हैं मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं कि ए एंड सी आर द इनेंशियोमर्स। ओके, वन मोर थिंग बेटा, ये तभी अप्लाई होती है जब आपका कार्बन कैसा हो, एसिमेट्रिकल हो। अगर आपका कार्बन सिमेट्रिकल है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी सेम करती है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी एच होता बेटा, यहाँ पर भी एच होता, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उसकी मिरर इमेज रखें या फिर आप उसको 180 डिग्री रोटेट करें, एच तब भी यहाँ पर, एच तब भी यहाँ पर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब वो पूरी तरीके से उन्हें कवर कर लेता। बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे तो रोटेशन के बावजूद भी उनको कवर नहीं करेगा। लास्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एनेंशियोमर्स दिखाए बेटा, ठीक है। सो एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास जहाँ पर ए यानी कि इस तरीके का और उसका ही एनेंशियोमर्स यानी सी जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सोल्यूशन हो हमारे पास जहाँ पर जिसमें एनेंशियोमर्स हों एक दूसरे के और इक्वल हो बिल्कुल। यानी कि अगर हमारा ये 50% है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो तब क्या होगा, अगर 50% हमारे एनेंशियोमर्स किसी एक सोल्यूशन में होंगे तो जो भी रोटेशन हो रहा होगा वो लाइट का, वो उसे क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। बिकॉज हाफ क्या करेंगे, राइट साइड में रोटेशन कर रहे होंगे और हाफ क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रोटेशन करेंगे। हाफ हाफ होने की वजह से वो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब एनेंशियोमर्स होंगे और सोल्यूशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब ऐसी प्रॉपर्टी शो होती है। तो ऐसा जो मिक्सचर बनता है जिसमें 50-50 यानी इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है बेटा। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो रेसिमिक मिक्सचर है यानी ए और सी दोनों ही हैं और 50-50 अमाउंट में, सो उन को हम प्रेजेंट करने के लिए डी एन एल दोनों का यूज़ करते हैं, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटरी, एल फॉर लियोरोटरी। तो अगर हाफ हाफ है, डी और एल दोनों ही हैं उसमें, तो जिस वजह से प्लस एंड माइनस दोनों साइन क्या होंगे, एक साथ होंगे, एंड इट विल नलीफाई द रोटेशन ऑफ लाइट्स, ठीक है। और आपकी जो लाइट है वो सीधा निकल जाएगी, वो किसी भी रोटेशन पे रोटेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हाफ हाफ है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिशन। ऐसी जो प्रॉपर्टी रेसिमिक मिक्सचर बनता है इसकी प्रॉपर्टी को रेसिमिशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। सो आज ये हमारा यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक।